जी हाँ दोस्तों, यूं ही नहीं मिली जीत, शाह ही नहीं एजेंसियां भी उपराष्ट्रपति चुनाव में सांसदों को कर रही थी कॉल। एनडीए की जीत के पीछे का यह खुलासा आपको हिला देगा। बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, आखिर जब एनडीए के प्रत्याशी को उपराष्ट्रपति पद के चुनाव में जीत हासिल हुई तो जीत मिलते ही ऐसे सवाल क्यों खड़े हुए और ऐसे खुलासे क्यों होने लगे? क्या वाकई उपराष्ट्रपति पद के चुनाव में अमित शाह और उनकी एजेंसियों ने कुछ ऐसा किया जिसके बुनियाद में दबाव में आकर के सांसदों ने वोट किया? क्या है पूरा का पूरा माजरा और क्यों कहा जा रहा है विपक्षी पार्टियों की तरफ से कि हम कोर्ट का रुख करेंगे? विस्तार से आपको सब कुछ बताते हैं दोस्तों, अंत तक मेरे साथ बने रहें। दोस्तों, 9 सितंबर 2025 उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव। मोदी शाह के राज वाले इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ जब एनडीए को बम्पर जीत तो मिली, मगर यह जीत बम्पर नहीं थी। विपक्षी पार्टियां या विपक्षी प्रत्याशी हारे तो सही, मगर उनके हार में ज्यादा फर्क नहीं था। 40% से ज्यादा वोट लेकर के आए। मगर दोस्तों, उपराष्ट्रपति चुनाव में एनडीए प्रत्याशी की जीत को शाह सुनिश्चित कर तो ले गए। यानी कि साम दाम दंड भेद जो भी हथियार शाह ने प्रयोग किया उसमें उनको कामयाबी मिली। मगर कैसे मिली ये कामयाबी, इस पर जोरों पर चर्चा हो रही है। इसको मैं आपको विस्तार से पूरा खेल समझाता हूं, बताता हूं कैसे शाह के प्रत्याशी की जीत हुई और कैसे इंडिया गठबंधन के ही 15 में से 15 जो इनवैलिड वोट थे, 15 के 15 इनवैलिड वोट जो इनवैलिड हुए वो सारे के सारे इंडिया गठबंधन के रहे। सब कुछ आपको बताते हैं, मगर उससे पहले आपको जीत हार का छोटा सा आंकड़ा जल्दी से दिखा देता हूं। दोस्तों, एनडीए के प्रत्याशी सीपी राधाकृष्ण को 452 वोट मिले, जबकि इंडिया के बी सुदर्शन रेड्डी के खाते में 300 वोट आए। 315 की स्ट्रेंथ थी इंडिया गठबंधन की। विपक्ष के 15 सांसदों के वोट इनवैलिड हो गए। दोस्तों, राज्यसभा के सचिव और निर्वाचन अधिकारी पीसी मोदी ने घोषणा की कि एनडीए के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन भारत के अगले उपराष्ट्रपति चुने गए। उपराष्ट्रपति के 17वें चुनाव के लिए कुल 68 नामांकन पत्र मिले थे। नामांकन की जांच के बाद केवल सीपी राधाकृष्णन और बी सुदर्शन रेड्डी के नाम वैध पाए गए थे। श्री बुच्ची रेड्डी सुदर्शन रेड्डी को 300 प्रथम वरीयता के मत प्राप्त हुए और श्री सीपी राधाकृष्णन को 452 प्रथम वरीयता के मत प्राप्त हुए। चूंकि श्री सीपी राधाकृष्णन को अपेक्षित कोटे से अधिक वरीयता के मत प्राप्त हुए, इसलिए राष्ट्रपतीय और उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन नियम 1974 के नियम 35 के साथ पठित राष्ट्रपतीय और उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन अधिनियम 1952 की धारा 11 के अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में मैं पीसी मोदी उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन 2025 के निर्वाचन अधिकारी एतद द्वारा घोषित करता हूं कि श्री सीपी राधाकृष्णन भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर विधिवत निर्वाचित हुए हैं। दोस्तों, निर्वाचन अधिकारी पीसी मोदी ने यह भी बताया कि उपराष्ट्रपति चुनाव में कुल 781 योग्य सांसदों में से 767 ने भी अपने मताधिकार का प्रयोग किया, यानी 98.2% मतदान हुआ। 752 वोट वैध और 15 अवैध थे। 13 सांसदों ने मतदान में भाग ही नहीं लिया। इनमें बीजू जनता दल यानी कि बीजेडी के साथ, भारतीय राष्ट्र समिति यानी कि BRS के 4, शिरोमणि अकाली दल यानी कि एसडीए के 1 और 1 निर्दलीय सांसद शामिल थे। मगर दोस्तों, अब आपको इस जीत के पीछे का शाह का पूरा खेल आपको बताऊं, उससे पहले आपको बताएं कि 15 जो इनवैलिड वोट रहे वो सबके सब विपक्षी सांसदों के, जबकि एनडीए की तरफ से एक भी वोट इनवैलिड नहीं हुआ। अब देश की राजनीतिक बुद्धिजीवियों के साथ साथ विपक्षी पार्टियां ये कह रही हैं कि इसमें भी खेल हुआ। इसके सारी परतें खोलूंगा, वो सब कुछ आपको बताऊंगा, परतें खोलूंगा। मगर इससे पहले आपको बताऊं कि 315 सांसद इंडिया गठबंधन के वोट डालने के लिए आए थे, मगर उसमें 15 इनवैलिड हो गए। जयराम रमेश ने वोटिंग खत्म होने के बाद में एक ट्वीट किया था जिसमें लिखा था कि उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान समाप्त हो गया, विपक्ष एकजुट है, उसके सभी 315 सांसद मतदान के लिए उपस्थित हुए। ये अभूतपूर्व 100% मतदान है।
दोस्तों, 39 ऐसे वोट थे जो ना एनडीए के ना इंडिया गठबंधन के पक्ष में थे। अब तो एनडीए के प्रत्याशी जीत चुके हैं। राधाकृष्णन धनखड़ की जगह देश के उपराष्ट्रपति बन चुके हैं। अब आइए आपको अंदर की कुछ बातें बताते हैं। कहा जा रहा है कि जब एनडीए को लगा कि उसके खेमे में सेंधमारी हो चुकी है, यहां तक कि एनडीए के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के कुछ सांसद भी क्रॉस वोटिंग करने जा रहे हैं, तो शाह ने अपने स्तर पर कड़े कदम उठाने शुरू कर दिए। कुछ एजेंसियों का भी साथ लिया, जैसा कि मैंने आपको पिछले शो में बताया था कि किस तरह एनडीए बीजेपी के सांसदों की बाड़बंदी की गई थी, किस तरह उनको दिल्ली में एकत्रित किया गया था, इकट्ठा किया गया था ताकि एक भी वोट इधर उधर ना जाए। और दोस्तों, जो इनवैलिड हुआ वोट सारे के सारे इंडिया गठबंधन के। लेकिन दोस्तों, शाह ने जो और मोदी ने जो प्लानिंग तैयार की, उस प्लानिंग में शाह की एजेंसियां भी शामिल नहीं। ये कहा गया कि एजेंसियों में कुछ एजेंसियां, केंद्रीय जांच एजेंसियों का जिक्र किया जा रहा है कि उन्होंने सांसदों को फोन लगाने शुरू किए बीते 4 दिनों में कि साहब, उपराष्ट्रपति पद का चुनाव है, क्या हालचाल आपके केस के बारे में आपको अपडेट करना है। कुछ नहीं कहा गया उनसे कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। जिन लोगों के नाम से कुछ केसेस हैं, चाहे वो पुलिस में हो, ईडी में हो, सीबीआई में हो, डीआरआई में हो, ईओडब्ल्यू में, कहीं भी हो, उनसे कहा गया कि साहब क्या हो रहा है आजकल, उपराष्ट्रपति चुनाव में तो साहब आप बिजी होंगे, आपके कुछ केस का अपडेट देना था। जाहिर तौर पर ये बातें सब कुछ कहा नहीं कह गई। अब ऐसे में दोस्तों, कहा जा रहा है कि विपक्षी पार्टियों का आक्रोश बढ़ रहा है। इस कारण नहीं कि उपराष्ट्रपति चुनाव में हार मिली, बल्कि इस कारण की ऐसी खबरें आ रही हैं कि इस चुनाव में शाह के साथ साथ शाह की एजेंसियों ने बीजेपी, एनडीए के कुछ सांसदों, जो संदेहास्पद सांसद थे, उनके साथ साथ विपक्षी सांसदों, या वो जो ना पक्ष के थे ना जो विपक्ष के थे, उनको फोन कर रहे थे। तो इसका मतलब क्या है? क्या वाकई चुनावी राजनीति में सब कुछ मतलब सब कुछ जायज? और दूसरी तरफ आप बात नैतिकता की करेंगे, संसद के अंदर कानून बनाएंगे कि साहब 30 दिन तक अगर जेल में रहे तो फिर आपकी कुर्सी छीन ली जाएगी। तो फिर नैतिकता है कहां? दोस्तों, इधर इस नतीजे पर कांग्रेस के नेता जयराम रमेश ने जो ट्वीट किया वो भी बड़ा दिलचस्प है। लिखा, विपक्ष उपराष्ट्रपति चुनाव में पूरी तरह का एकजुटता के साथ में खड़ा रहा। विपक्ष का प्रदर्शन निसंदेह रूप से सम्मानजनक रहा। संयुक्त उम्मीदवार न्यायमूर्ति रिटायर्ड बी सुदर्शन रेड्डी ने 40% वोट हासिल किए। वर्ष 2022 में विपक्ष को केवल 26% वोट मिले थे। बीजेपी की अंगणित जीत वास्तव में नैतिक और राजनीतिक दोनों तरह से हार है। वैचारिक लड़ाई अनवरत जारी है। यानी कि संतुष्ट है विपक्ष जो नतीजा आया, मगर असंतुष्ट है उस कार्यशैली पर जिस कार्यशैली के बारे में खबरें छन छन के निकल आ रही हैं। और विपक्ष ये कह रहा है कि अगर ऐसा हुआ तो हम तो कोर्ट का रास्ता भी अख्तियार करेंगे। अब दोस्तों, आपको बताएं कि उपराष्ट्रपति चुनाव में संसद के सभी सदस्य, जिसमें नामित सदस्य भी शामिल हैं, वोट देने के योग्य थे, जिसमें 788 वोटर थे। 245 राज्यसभा, 543 लोकसभा मतदान, और जिसमें से कुछ सीटें खाली थी। दोस्तों, आपको आगे बताऊंगा कितने के थे। मतदान सुबह से शाम 5 बजे तक चला। 767 निर्वाचकों ने अपना वोट डाला, यानी कि 767 सांसदों ने वोट डाला। केवल एक बैलेट बॉक्स का उपयोग किया गया। मतगणना शाम 6 बजे हुई। सुदर्शन रेड्डी को 300 प्रथम वरीयता के वोट, जबकि सीपी राधाकृष्णन को 452 वोट। दोस्तों, दरअसल जगदीप धनखड़ आज लोगों को याद आ रहे होंगे कि जगदीप धनखड़ से इस्तीफा लिया गया 21 जुलाई 2025 को। उसके बाद में खाली हुई सीट। हालांकि धनखड़ का कार्यकाल अभी 2 वर्षों का था। उनका इस्तीफा राजनीतिक हलकों में चौंकाने वाला था। संविधान के अनुच्छेद 68 के अनुसार उपराष्ट्रपति के पद के रिक्त होने पर यथाशीघ्र चुनाव कराया जाना चाहिए। निर्वाचन आयोग ने 7 अगस्त को अधिसूचना जारी की थी। 9 सितंबर को संसद भवन में मतदान हुआ। 10 बजे से 5 बजे तक खत्म हुआ, जिसके बाद मतगणना हुई। मगर दोस्तों, जो बातें कही जा रही हैं कि नैतिकता के आधार पर जो कानून लाने की बात मोदी शाह की सरकार करते हुए दिखाई दी, इस पूरी चुनावी प्रक्रिया में नैतिकता को जूतों की नोक पर रखा गया, ऐसा लग रहा है। तो अब जबकि ऐसी खबरें छन छन के आ रही, कितनी सत्यता है इसमें मैं नहीं बता सकता आपको, क्योंकि मेरे पास भी खबरें सूत्रों से ही आ रही हैं। सोशल मीडिया पर जैसे आप देख रहे हैं कि शाह ने अपने हिसाब से घेराबंदी बाड़ेबंदी की, मगर उनकी एजेंसियों ने घेरेबंदी की है।
बहरहाल नतीजा आ गया, बी सुदर्शन रेड्डी 300 वोट के साथ संतुष्ट दिखाई दिए। 40% वोट एनडीए के प्रत्याशी सीपी कृष्णन उपराष्ट्रपति चुन लिए गए। आप क्या कहेंगे? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अभी के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।